गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सीआरक्यू के क्वेश्चन का, और उसमें एक क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 32 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका डायग्राम हम बनाएंगे नहीं। डिटरमाइन द करंट थ्रू बैटरी। डिटरमाइन द करंट थ्रू बैटरी। अगर आप बोलिएगा बनाने तो हम बना देते हैं, डायग्राम हालांकि जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में एक बैटरी है और यहाँ पर एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ कैपेसिटर नहीं, और एक कैपेसिटर है, और इस ढंग का स्थिति है, और इसको इस ढंग से कनेक्ट कर दिए। ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R3 है, ये R2 है, और ये C1 है, और ये C2 है। यही तो डायग्राम है, और यहाँ स्विच है। क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू बैटरी इन द सर्किट shown in the figure। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो पहला जो पूछा है, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो जिस मोमेंट पर हम स्विच क्लोज किए, तो ये जो कैपेसिटर C1 है, जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0। जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर कैपेसिटर एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, और जब ये कंडक्टर ही हो गया तो ये तो पूरा सर्किट ही, ये पार्ट गायब हो गया, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया पूरा। और ये जब पूरा शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो इस पूरे सर्किट में एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, तो करंट सीधे सीधे E/R1, ई दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया है, तो आंसर यही हो गया। और इसी में सेकेंड पार्ट में कहता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम पर हम जानते हैं कि कैपेसिटर बिहेव्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लॉन्ग टाइम पर मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टर, और इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो ये ओपन ही हो गया, ये भी ओपन ही हो गया, तो सर्किट तो हमारा यही रहा। इसलिए I इक्वल टू E/R1 प्लस R2, R2 नहीं R3, यही तो आंसर है। समझ में आया? ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तो थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए। इधर देखते हैं कोई क्वेश्चन जो छोटा हो। नहीं, पहले आप इसको नोट ही कर लीजिए, फिर बात करेंगे।
हो गया। जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है, क्या कहता है कि एक सर्किट है, इस ढंग से एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, और एक कैपेसिटर इस दोनों के बीच कनेक्टेड है इस ढंग से, और यहां भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन बात यह है कि दिस इज अर्थ और एक बैटरी लगा हुआ है। ऐसे बैटरी का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है, और कह रहा है कि एनालाइज द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, मतलब कंप्लीटली चार्ज है, जितना चार्ज होना चाहिए उतना इस पर चार्ज है, और वो चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या कहता है वो बाद की बात है। एक बात क्लियर है कि ये चूंकि अर्थ है इसलिए इसका पोटेंशियल हो गया 0, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा, आप देखिए, V इक्वल टू क्यू नॉट बाय सी, और ये क्यू नॉट दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज 4 वोल्ट। तो ये 0 अगर हो गया तो ये 4 वोल्ट हो गया, और ये जब 4 वोल्ट हो गया तो अब इसमें हम यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। सेकंड में पूछ रहा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और थर्ड में कुछ कह रहा है जिसको बाद में देखेंगे। तो एक बात क्लियर है कि चूंकि ये कंप्लीटली चार्ज्ड है, चूंकि ये कंप्लीटली चार्ज्ड है, तो नेचुरल है कि ये कैपेसिटर तो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कैपेसिटर तो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ये अगर ओपन सर्किट की तरह काम किया तो इसमें जो करंट I1 फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें I1 फ्लो होगा, और इसमें करंट अगर I2 है तो वही करंट इसमें भी I2 फ्लो करेगा, और ऑब्वियस है इसमें I फ्लो करेगा। पहला बात। दूसरा बात ये कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर देखें, चूंकि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है तो ये एक ओपन सर्किट के तरह काम करेगा, और ओपन सर्किट की तरह अगर काम किया तो उस कंडीशन में हम I1 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और I1 क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम बेसिकली यहाँ पर लूप लॉ लगा दें, यहाँ पर भी लूप लॉ लगा दें। तो इस लूप को ए, इस लूप को अगर बी कह देते हैं तो लूप ए के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा I/1, मतलब -I1, ये हो जाएगा -4I1, और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जा रहे हैं -4
और यहां पर प्लस हो जाएगा +4i2 इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ लगा दिए। ये चीज समझ में आया? हाँ। अब हम क्या बता रहा है 21। अब इसमें हम बात करेंगे इस लूप में, इसको पहले अरेंज कर लें। -5i1 +4i2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1। और इसमें अगर लूप लॉ लगाएं तो +4 -3i1 -3i1 इसमें भी, और इसमें हो जाएगा +4i2 इज इक्वल टू 0। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6i1 -4i2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। और दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर सीधा सीधा एडिंग 1 and 2, ये क्या हो जाएगा? i1 plus 0 equal to 8। सो i1 equal to 8। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन ठीक है ना? फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। -i1 -2i1, यहां पर जो ये हो गया -3i1 -4, यहां पर 4i1 कहां से आ गया? -i1 -2i1 -4 +4i2, ये हो गया। तो ये हो गया 3i1 +4i2 इक्वल टू 4। अब ठीक लग रहा है। और इसमें अगर कहें तो 6i1 -6i1 +4i2, वो तो ठीक है। और +4 -3i1 माइनस, यहां से चलिए 4 -6i1 +4i2 इक्वल टू 0। और ये हो गया। और इसी को लिख सकते हैं, दिस इज 3i1 -2i2 इज इक्वल टू 2। और अब अगर हम ऐड कर दें तो एडिंग 1 and 2, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या? 2i2 इक्वल टू 6, इसलिए i2 इक्वल टू 3 एम्पेयर। i2 अगर 3 एम्पेयर हो गया तो यहाँ पर i1 अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4i2 -4 डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 1। चेक कर लीजिए, इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर ले आए तो 4i2 -4, और ये हो जाएगा 4 into 3 12 -4 8, and this is 8/3 एम्पेयर। सही है? और अब अगर हम ईएमएफ ऑफ द बैटरी देखना चाहते हैं तो इस पूरे लूप को एक साथ अगर सोचिएगा, तो पूरे लूप को अगर एक साथ सोचिएगा तो सीधे सीधे i1 लिख सकते हैं। i1 इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 3 and 3 9, दिस इज 9। सही है? और इसलिए E इक्वल टू 9i1, और i1 निकाल चुके हैं 9 into 8/3, एंड दिस इज 24 वोल्ट। ये आ गया। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन का है, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है।
और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है if now the battery is removed and points A and C are sorted, A ये है, C ये है और ये B है। अब इस A और C को मिला दिए, ऐसे अगर A और C को सॉर्ट कर देते हैं तो अब और बैटरी रिमूव हो गया है, तो हमको निकालना है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 8 माइक्रोफैराड। तो पहले चार्ज था 16 माइक्रोकूलम और अब जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज इनिशियल से आधा हो गया डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। तो ये बात तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो कोई भी वैल्यू हाफ होता है वो कितने समय में होता है, t इक्वल टू टाउ ln2। लेकिन टाउ तो ln2 तो पता है, लेकिन टाउ इज RC, लेकिन R तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा नए परिस्थिति में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना होता है, कैपेसिटर के क्रॉस निकालना होता है। तो कैपेसिटर किस किस बीच के कनेक्टेड है, O और B के बीच। तो अब आप देखिए स्थिति क्या बन रहा है, ये O है, ये B है, इसी के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ध्यान दीजिए कि A और C दोनों सेम पॉइंट हो गया है और बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, तो बचा तो एक ही पॉइंट है। ये अब आप देखिए कि A और C कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में, जो कि A और C दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच है, O और A के बीच। O और A के बीच 4 ओम हो गया, इसका तो देख लिए हम। और A और B के बीच 3 ओम रेजिस्टेंस है, A है ये और B है ये, तो ये हो गया 3 ओम रेजिस्टेंस, इसका भी काम हो गया। अब आप देखिए B और C के बीच 6 ओम, B कहाँ है ये और C ये है यहाँ पर, ये 6 ओम है। और बचा कौन सा, ये O और C के बीच 4 ओम। अब आप देखिए ये भी 4 ओम है, तो ये हो गया 2, पैरेलल में है तो कितना हो गया 2, और ये भी पैरेलल में है तो ये भी 2, लेकिन ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 4। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ROB इज इक्वल टू 4 ओम। इसलिए अब वैल्यू रख दीजिए आप, T इक्वल टू RC, C है 4 इंटू 10⁻⁻6 और ln2 है 0.7 और यहाँ पर 16 इंटू 7, ये 16 इंटू 7 112 11.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया ना, नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हुआ? हो गया ना? नहीं हुआ अभी? हेमंत, हुआ? अरे लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, चूंकि हमको बेसिकली चार्ज ऑन द कैपेसिटर कह रहा है कि 16 माइक्रोकूलम से 8 माइक्रोकूलम हो गया, मतलब कि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हुआ और वो चार्ज आधा हो गया, तो वो हाफ चार्ज कितना समय में होगा? टाउ ln2। टाउ हमको निकालना पड़ेगा टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट, और ये बात हम जानते हैं कि टाउ में आरसी जो आर है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ओ और बी के बीच कनेक्टेड है, तो ओ और बी के बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, लेकिन ए और सी को वायर से कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी को हटा दिया गया, तो ए और सी तो सेम पॉइंट हो गया। और अब हम सारे रेजिस्टेंस को ओ और बी के बीच इस ढंग से अरेंज करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आता है। इसलिए T इक्वल टू टाउ ln2, टाउ है आर सी, आर और सी का वैल्यू बैठा दीजिए, ln 2.7 होता है, तो यही तो है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बचा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बचा हुआ है, कौन कौन सा बचा है उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। तो पहले हम 38 को देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 38 को आप देखिए कि एक बैटरी है, इस ढंग से है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक स्विच है, और एक कैपेसिटर भी यहाँ पर लगा हुआ है। कैपेसिटी C0 है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, और ये ऑलरेडी चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज पहले से है। और एक दूसरा कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अनचार्ज्ड है और ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। अब रेजिस्टेंस आर है, ये तो चलिए ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, द कैपेसिटर सी is uncharged, but this C0 has charge Q0, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 अगर कहें, दिस इज Q0 बाय C0, और ये Q0 है 2 और C0 भी है 2, एंड दिस इज 1 वोल्ट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑब्वियस है ये एक बैटरी के तरह काम करेगा, और इस ढंग से आप कह सकते हैं दिस इज V0, क्योंकि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है। अब हमसे इसमें जो पूछ रहा है और सब चीज वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछता है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो नेचुरल है कि जब हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे
तो करंट इस ढंग से फ्लो करेगा, और करंट इस ढंग से जो फ्लो करेगा वो करंट समय के साथ कैसे वेरी करेगा, इसका तो ऑलरेडी चार्जिंग में जो करंट समय के साथ वेरी करता है ये ऑलरेडी अपने को पता है। I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आई नॉट है, दिस इज द मैक्सिमम करंट, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। और ये मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, when the switch is closed, when the switch is closed। जिस मोमेंट पर हम स्विच क्लोज करते हैं उस मोमेंट पर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्रोसेस में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, एंड दैट करंट इज आई नॉट। और ये आई नॉट जो हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस वी नॉट बाय आर। और यहाँ पर ये आई नॉट ई दिया हुआ होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना दिया है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी दिया हुआ है, दिस इज कितना, ईएमएफ ऑफ द बैटरी 4 वोल्ट दिया है। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है वो 1 है, माइनस आर, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ होगा, एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 0.03 एम्पेयर। अब हमको टाउ निकालना है, और टाउ इज सिंपली आरसी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 कैपेसिटर है इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो 100 है और ये दोनों ही कैपेसिटर्स बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाएगा सी नॉट बाय सी प्लस सी नॉट, 104 into 10 to the power minus 6 by 4, and this is 10 to the power minus 4 सेकेंड। ये टाउ आ गया, इसलिए करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखें तो आई नॉट हम निकाल चुके हैं 0.03 ई टू दी पावर, टी तो अपने जगह पर है, चाहे इसको ऊपर कर दीजिए तो 10 टू दी पावर 4t, एंड दिस इज आंसर। समझ में आया? ओके।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, और कुछ समझ में आ रहा है तो हमको भी समझाइए। हटा दें? क्वेश्चन नंबर 37 का पहले हम सर्किट डायग्राम बना लें, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें एक कैपेसिटर है, इस ढंग से है, एक कैपेसिटर है और पहले से चार्ज दिखाया है, मतलब ये पहले से चार्ज होगा। और यहाँ पर एक स्विच है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस है R1। ये स्विच है S1, और यहाँ पर एक बैटरी है, और एक स्विच भी है, और रेजिस्टेंस भी है। दिस इज R2, और ये स्विच है S2। यही है पूरा EMF ऑफ द बैटरी। E है, कैपेसिटी C है, और तो कुछ है नहीं डायग्राम। अब पढ़ा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है द कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज बीन चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। मतलब कि इस कैपेसिटर पर ऑलरेडी चार्ज है, तो इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, initial charge on capacitor is simply CV। ये पहले से ही चार्ज है, डिस्चार्ज हुआ नहीं है, चार्ज हुआ है। पहले से ये कैपेसिटर चार्ज्ड है, जिस पर चार्ज क्लियर हो गया कि CV के बराबर है। और आगे आप पढ़िए, कहता है सो दैट इट कैरीज ए चार्ज CV on CV with both the switches S1 and S2 is open। S1 और S2 जब दोनों ओपन है, मतलब इस कैपेसिटर से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, उस मोमेंट पर इस कैपेसिटर पर ऑलरेडी चार्ज है, और वो चार्ज कितना है? CV। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखिए। स्विच S1 is closed at t equal to 0। जैसे ही इस स्विच S1 को क्लोज कीजिएगा और S2 ओपन है, और ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है, तो ये जो सर्किट बना, ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट की तरह काम करेगा। ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट की तरह काम करेगा। और डिस्चार्जिंग सर्किट में देखिए कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, तो इस डिस्चार्जिंग सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट टाउ1 कह दीजिए, एंड दिस टाउ1 इज R1 into C। सही है। क्वेश्चन में कहता है कि t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज किया गया,
तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट की तरह काम किया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कहता है एट टी इक्वल टू R1C, टी इक्वल टू R1C, ये तो भैया डिस्चार्जिंग सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। टी इक्वल टू R1C समय पर स्विच S1 इज ओपन। किस समय पर? एट टी इक्वल टू T1 कहिए आप उसको। एट टी इक्वल टू T1 पर S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। तो T इक्वल टू T1 पर जो इस पर चार्ज बचा रहेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं एट टाइम T1 इक्वल टू R1C, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर, अगर हम उसको कुछ भी कहें, इज डायरेक्ट कर देते हैं ना, CV/E। कैसे ये क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो इसको देखिए, Q इक्वल टू Q0 e⁻⁻ T/τ। तो यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, Q इज CV, E तो ठीक है, T1 उतना ही है जितना τ1 है, तो ये तो CV e⁻⁻1 CV/E। इतना चार्ज इस कैपेसिटर पर बचा हुआ है किस समय पर? जिस समय पर S1 को हम ओपन किए। यह पॉइंट क्लियर है? हाँ, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ये CV/E डायरेक्ट लिख दी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एट T इक्वल टू R1C स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। तो अब जैसे ही आप इसको क्लोज कीजिएगा, तो अब यही सर्किट अब एक चार्जिंग सर्किट की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट हो गया। और जब बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, ये तो ओपन ही हो गया है, तो इसका तो अब कोई मतलब रहा नहीं। तो इस ढंग से करंट फ्लो करेगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ेगा, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होगा। लेकिन इस चार्जिंग कैपेसिटर में जो टाइम कांस्टेंट उसको निकाल के रख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग of capacitor τ2 टाइम कांस्टेंट, ये आप देखिए R1 और R2 सीरीज में हो गया, उसके साथ ये C है, तो τ2 हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू C। लेकिन ये चार्जिंग प्रोसेस किस समय पर शुरू हुआ? एट T1 इक्वल टू R1C समय पर। एट T1 इक्वल टू R1C समय पर चार्जिंग शुरू हुआ। तो कहता है किस समय पर चार्ज चाहिए? आप देखिए इसमें किस समय पर चार्ज चाहिए। कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम 2R1C प्लस R2C। तो चार्जिंग कितने समय तक हुआ? द इंटरवल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सीधे सीधे डेल्टा टी अगर कहें तो T2 माइनस T1 किस समय पर चाहिए? 2R1C प्लस R2C समय पर। इस समय पर ये फाइनल टाइम है, लेकिन चार्जिंग किस समय पर शुरू हुआ? एट R1C समय पर। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू C, मतलब ये तो τ2 हो गया। मतलब इस कैपेसिटर पर हमको चार्ज चाहिए, इस कैपेसिटर पर हमको चार्ज चाहिए
किस समय पर, कितने समय तक, समय किस समय पर चाहिए वो तो ये है, लेकिन कितने समय तक चार्जिंग प्रोसेस हुआ वो तो इस समय तक चार्जिंग प्रोसेस हुआ, क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस जो शुरू ही हुआ वो तो बेसिकली R1C समय से शुरू हुआ, और चार्जिंग खत्म कब हुआ, एट टाइम 2R1C प्लस R2C, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कितने समय तक चार्ज हुआ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल समय, ये, और ये तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द चार्जिंग सर्किट है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रोसेस में अगर हम कहते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस ढंग से फ्लो हुआ या डिपॉजिट हुआ, जो भी कहिए, तो इस पर ऑलरेडी पहले से चार्ज इतना है, इस पर ऑलरेडी पहले से इतना चार्ज है, इसलिए द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज on the capacitor, on the capacitor at time t2 क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कुछ भी नाम दें, कैपिटल Q कह देते हैं, तो इतना चार्ज तो पहले से ही है। उसके बाद चार्जिंग शुरू हुआ, और चार्जिंग प्रोसेस में Q इक्वल टू कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पर Q है इफेक्टिव वोल्टेज इनटू C 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इफेक्टिव वोल्टेज आप देखिए, ये बैटरी तो है ही, लेकिन ये भी एक बैटरी के तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है, और इसका वोल्टेज हो जाएगा चार्ज अपॉन सी, और चार्ज है सी भी बाय ई, इसलिए इसका वोल्टेज हो गया V बाई ई के बराबर। इसलिए यहां पर ये हो जाएगा E माइनस V बाई ई इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर, कितने समय तक चार्ज हुआ, इसे डेल्टा टी समय तक बाय टाउ टू, और इसी को हम थोड़ा अरेंज करें तो सी भी बाई ई माइनस भी बाई ई इंटू सी भी होगा ना भैया, चार्जिंग हो रहा है, चार्ज लिखना है, इंटू सी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो टाउ टू के बराबर है, डेल्टा टी कितने के बराबर है, टाउ टू के बराबर है। और अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा अरेंज करें सी भी बाई ई, तो ई सी माइनस वी सी बाई ई इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, और जगह कम पड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये एक स्टेप और लिखते हैं, देखते हैं, सी भी बाई ई, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले इससे, तो ई सी माइनस ई सी बाई ई, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वी सी बाई ई प्लस वी सी बाई ई स्क्वायर, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आप देखिए कि EC को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर चार्ज सीधे हो जाएगा, EC को बाहर कीजिए 1 माइनस 1 बाई ई प्लस वी सी बाई ई स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया, नोट कर लीजिए।
सीआरक्यू में देखिए कोई क्वेश्चन बचा है क्या? सुरभि, सुरभि आराम कर रहे हैं? देखो कोई क्वेश्चन बचा है क्या? 42, 43, 44 ऐसा है क्या? ये करा चुके हैं हमको लगता है, एक बार चेक करो। नहीं किया है, चेक कर लो। फोर्टी वन इज डन, वो तो ठीक है। 42 नहीं हुआ है? 42, 42, 43, 44 बचे हैं, ठीक है। नोट कर लिए सब लोग? नहीं हुआ है अभी तक? हो गया ना ये? नोट कर लिए इसको? ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें पढ़ा जाए क्या कह रहा है। एक बैटरी तो दिख रहा है हमको, यहाँ पर एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है, ये तो ठीक है। बैटरी के वोल्टेज को हम ई कह देते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटी को सी कह देते हैं। अब इसमें कह रहा है टू पैरेलल प्लेट कैप, अच्छा ये भी कैपेसिटर ही है, बैटरी नहीं है भाई। ये भी कैपेसिटर ही है, जबकि इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कहता है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी हैविंग सेम सेपरेशन डी with plate area this and this respectively are taken. A slab of dielectric this has dimension same as that of exactly fit the, मतलब ये कैपेसिटर ए है, ये बी कैपेसिटर है, तो सी ए हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एरिया ऑफ ए दिया हुआ है 0.04 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और डी है 8.85, ये तो अच्छा किया है। 10⁻⁴, ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए सी ए इक्वल टू 0.04 इंटू 10⁻⁻8 या 4 इंटू 10⁻⁻10 भी बोल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए यहीं पर। और सी बी हो जाएगा, इसका एरिया आधा है, इसका एरिया आधा है ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी,
और ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁻8 फैराड। दोनों का कैपेसिटी निकल गया। कहता है ए डाइलेक्ट्रिक, ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has same dimensions fit exactly in the space between, ठीक है। The dielectric slab is put between the plates of a slab of dielectric material has dimensions such that it can exactly fills the space in the capacitor B। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डायमेंशन, ध्यान दीजिए, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डायमेंशन उतना ही है जितना कि इसका डायमेंशन है, मतलब एरिया और सेपरेशन है। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुट इन द प्लेट A एंड B। मतलब नाम गलत लिख दिए हैं लगता है, इसमें नाम मेंशन नहीं है, तब ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। हालांकि बात तो फिर वही हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कहता है कि जितना बेसिकली डायमेंशन इस बी का है उतना ही डायमेंशन का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पर फिट किए हैं। तो बी का एरिया आधा है, तो आधा एरिया को ही तो इसमें फिल किया गया है। तो आधा एरिया में ही जब इसको फिल किए तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटी, तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटी अब ये दो कैपेसिटर के तरह काम करने लगेगा, एक ये और दूसरा ये। तो अब जो ए का इफेक्टिव कैपेसिटी हो जाएगा CA', एक तो इसका कैपेसिटी आधा हो गया, मतलब CA/2 प्लस पैरेलल में है CA/2 इंटू K। CA/2 बाहर कीजिए 1 प्लस K, और ये हो जाएगा CA निकाल चुके हैं 0.04 इंटू 10⁻�8 इंटू 10/2, 0.02 इंटू 10⁻⁷। ये कैपेसिटी हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एरिया आधा है और जितना इसका एरिया है उतना ही एरिया का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें रखा गया, तो नेचुरल है कि आधा एरिया तो कवर हुआ, आधा एरिया तो बचा रह गया, तो ये दो कैपेसिटर की तरह काम करेगा और दोनों पैरेलल में होगा। इसलिए अब इसका कैपेसिटी CA/2 इंटू K/2 इस ढंग से ये हो गया। अब आगे इसमें क्या कहता है कि कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए, कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए, वो तो हम निकाल लें। एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटी तो हमको मिल गया, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन इसमें तो बैटरी का कोई वोल्टेज दिया नहीं, चार्ज भी नहीं दिया है, चार्ज तो देना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर इसमें पता होगा तभी तो हम इसमें चार्ज इस पर कितना है वो पता होगा, तभी तो हम इसमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम समझने के लिए, अब दिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस पर चार्ज कुछ भी कह दें Q और उसके बाद इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो जो कॉमन वोल्टेज हो जाएगा वो टोटल चार्ज क्या होगा, Q/CB प्लस CA'। और इस स्थिति में एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए
एनर्जी स्टोर्ड इन ए, ये ऑलरेडी हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ये हो जाएगा हाफ, और कैपेसिटी पता है सी ए डैश इंटू वी स्क्वायर, और सी ए डैश का वैल्यू पता है, ये क्यू दिया हुआ होगा जो कि मिसिंग है, तो नेचुरल है कि वैल्यू अगर रख देंगे तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन ए आ जाएगा, और कैपेसिटी तो पहले से ही निकाल चुके हैं। अब आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि वर्क डन इन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम कैपेसिटर ए आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ये पूरा सर्किट, क्योंकि बैटरी भी इसमें दिखा रहा है, कह रहा है कि बैटरी से डिस्कनेक्ट किया गया है, तो दूसरा कैपेसिटर तो दिख ही नहीं रहा है, जिसके डायग्राम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके डायग्राम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो एक चीज तो क्लियर है कि वर्क डन इन रिमूविंग द स्लैब, तो नेचुरल है कि वर्क डन जो है, नेचुरल है कि हम यहाँ पर जो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी तो दिखाया नहीं है, वर्क डन बाय स्लैब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और if the dielectric slab is inserted in A and then B is connected with A as shown in figure, इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। मतलब ये है कि इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, तो लेकिन इसी से मिलता जुलता एक इसका नोट करना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करने का यही तरीका है। एक क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं जो अभी क्रिएट किया जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए हटा दें इसको, अगर क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता कि ये मान लीजिए एक बैटरी है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कुछ भी ए कह दीजिए, इस कैपेसिटर को कुछ भी बी कह दीजिए, ईएमएफ ऑफ द बैटरी को ई कह देते हैं। अब इसमें कहता है कि मान लीजिए कि इसका डायमेंशन दिया है, उसके आधार पर कैपेसिटी आप निकाल ली। अगर इसमें ये कहे कि अब जो है इस कैपेसिटर बी में मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन कर दिए, अब क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन कर दिए, तो ध्यान दीजिए कि जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इन किए तो अब इसका कैपेसिटी बदल गया, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जो इसके अक्रॉस है और जो इसके अक्रॉस है, तो नेचुरल है कि अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए पहले जो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अब जो QB है वो कितना के बराबर हो जाएगा, K इंटू CV, और इसका कैपेसिटी भी C और इसका भी C अगर कह देते हैं, तो
टोटल फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल फाइनल चार्ज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इसका कैपेसिटी प्लस इसका कैपेसिटी सी वी प्लस या सीई कहिए, सीई प्लस इसका के सीई। और अगर अब हम कहते हैं कि ये तो फाइनल चार्ज हुआ, लेकिन इनिशियल चार्ज कितना होगा? इनिशियल चार्ज क्यू आई बोल सकते हैं इस पर चार्ज पर। और इस कंडीशन में ये भी मान लीजिए कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो इसका हो जाएगा सीई, इस पर चार्ज हो जाएगा और इस पर भी चार्ज सीई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2CE कह सकते हैं। इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, amount of charge flow when this dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor, तो amount of charge flow अगर लिखना चाहते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और फाइनल चार्ज है सीई प्लस के सीई और इनिशियल है 2CE एंड दिस इज के माइनस 1 इंटू सीई। और जब अमाउंट ऑफ चार्ज इतना बैटरी से फ्लो किया, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? तो वर्क डन बाय बैटरी का अगर हम बात करें, तो वर्क डन बाय बैटरी तो हमको पहले से पता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू into potential difference of the battery, and this is equal to k minus 1 into CE square। इस ढंग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में कह देते हैं फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी when the capacitor B, when the capacitor B is filled with dielectric having constant K। ये मान लीजिए क्वेश्चन ये है, तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। आप जो है कोई भी एक बुक, चाहे वो SC वर्मा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि DC पांडे हो, इवन पैकेज हो, इवन एरोडोब हो, एरोडोब में 2-3 क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन वो किस में दिक्कत होगा वो तो आपको ही पता चलेगा बनाने के बाद। किसी भी एक चीज को डेफिनेटली आप बना लीजिए, नहीं कुछ समय मिल रहा है तो कम से कम SC वर्मा बना लीजिए, नहीं कुछ और है तो पैकेज बना लीजिए। कुछ ना कुछ एक जो बुक है या पैकेज है, उसका पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, तभी जो चीज समझे हैं वो चीज दिमाग में रह पाएगा, और नहीं तो कुछ दिन के बाद वो चीजें दिमाग से निकल जाएगी, और वो सब जो जब चीजें दिमाग से निकल जाएगी तो फिर पूरा समझा हुआ चीज आपको लगने लगेगा कि इसमें तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है अपने को। इसलिए क्वेश्चंस इसलिए बना लीजिए जिससे कि आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका भी बेसिकली आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बुक को जरूर बना लीजिए, वो आपके इच्छा पर डिपेंड करता है कौन सा बुक बनाना चाहते हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पैकेज तो है ही। ओके।